अपने दोस्तों में, अपने घरों में ये बातें करते हुए अक्सर सुना होगा कि आज हमने बहुत वर्क किया है या आज मुझे बहुत सारा वर्क करना है। तो एक्चुअल में फिजिक्स में वर्क तभी होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को फोर्स लगा करके फोर्स के डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस करते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्क। वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done when an object displaced in the direction of फोर्स। इसका यह मतलब हुआ कि सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे ये मैन फोर्स लगा रहा है, ऐसे खींच रहा है, इसको एक फोर्स लगा के इधर पे खींच रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, तो यहां पे वर्क डन हो जाएगा। सपोज दैट ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और यहां पे ये मैन इस पे फोर्स लगा रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट यहां पे डिस्प्लेस ये हुआ, ये ऐसे डिस्प्लेस हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये जो फोर्स लगा रहा था इस पे, ये फोर्स लग रहा था F, ये किसी एंगल पे था, ये थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा था। तो यहां पे ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा। तो ये F cos थीटा इस ऑब्जेक्ट को ले जाने में वर्क कर रहा है, लेकिन ये F sin थीटा ऑब्जेक्ट इधर तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ओवरऑल जो वर्क हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? F cos थीटा की वजह से। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स आपका क्या है? F cos थीटा, F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट S। तो ये मिल गया आपको F S cos थीटा इज इक्वल टू वर्क डन। बच्चों देखिए, आप ये भी जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos थीटा, ये होता है। सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें, A की जगह पे F है, B की जगह पे S है और cos थीटा की जगह यहाँ cos थीटा है, तो यहाँ पे AB cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B है। तो वैसे यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते हैं W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट S। तो ये मिल गया हमें क्या? वर्क डन। यहाँ पे देखिए ये एंगल दिया है थीटा, अगर हम ये थीटा डिग्री है, जितना भी एंगल यहाँ पे हम वेरी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। व्हेन केस नंबर फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 है तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? W इज इक्वल टू एफ एस cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मिल जाएगा आपको क्या? F इंटू एस डब्ल्यू। तो ये कंडीशन है जब फोर्स हॉरिजॉन्टली किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो, तो वहां पे एंगल क्या होगा? ये ऐसे फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ पे वर्क डन मैक्सिमम होगा और इसी को हम पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं। सेकेंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, या फोर्स आप इधर लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो, ऐसा कुछ सिचुएशन हम कंसीडर करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यहां पे रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? W इज इक्वल टू एफ एस cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां पे ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसका मतलब कोई वर्क हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड,
व्हेन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब थीटा की जगह पे 180 डिग्री रखेंगे तो ये वर्क डन आपको मिलेगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये वर्क डन आपका निगेटिव वर्क डन हो गया। टाइप ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन। देखिए बच्चों, वर्क डन पहला होता है पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, इसे ये फोर्स लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, इस टाइप से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया। तो यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए तो हम यहां पे जो वर्क होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड in the direction of force, work done is called positive work done. Work done is called positive work. Second, negative work done. देखिए बच्चों, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, ये एक अर्थ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाए तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच जाएगा एक हाइट पे h, तो डिस्प्लेस हुआ। इस ऑब्जेक्ट का मास mg डाउनवर्ड वर्क कर रहा है और इतना ही फोर्स लगा के इसको हम अपवर्ड ले जा सकते हैं। इतना फोर्स लगाएंगे F इज इक्वल टू mg, इस mg के इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाने लग जाएगा। तो यहां पे एक वर्क तो पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में है, लेकिन एक फोर्स ये भी है, इस फोर्स के अपोजिट ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अर्थ के लिए ये क्या हो जाएगा? निगेटिव वर्क डन। तो यहां पे अर्थ के लिए निगेटिव वर्क डन क्या होगा? mg इंटू एच, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपका निगेटिव हो गया। इसको आप ऐसे फाइंड करेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री एंड W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एस। ठीक है, और एफ एस की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह पे h हो जाएगा और s की जगह पे mg हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस mgh, ये निगेटिव वर्क डन हो गया। चलिए बच्चों देखते हैं जीरो वर्क डन क्या है। जीरो वर्क डन एक एग्जांपल है जीरो वर्क डन का। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को किसी पुल्ली से बंधा हुआ एक रोप से खींचा जा रहा है, इसको ऐसे डाउनवर्ड खींच रहे हैं, एक फोर्स यहां पे लगा रहे हैं और इसको ऐसे खींच रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस होगा। तो यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स के बीच में ये 90 डिग्री है, तो वर्क क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री एंड W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 मीन 0, तो यहां पे 0 वर्क डन मिलेगा। यूनिट ऑफ वर्क डन। देखिए बच्चों, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये होता है कॉस थीटा। यहां पे कॉस थीटा का कोई भी यूनिट नहीं होती है, एंगल की कोई यूनिट नहीं है, तो ये है फोर्स। फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? मीटर। इसी के आप जूल भी बोलेंगे, या आप न्यूटन मीटर बोलेंगे या जूल बोलेंगे। ये किसमें है? SI सिस्टम और MKS, SI सिस्टम या MKS दोनों एक ही चीज है।
सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करें, ये जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट डायन में हो जाए एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेंटीमीटर हो जाए, तो हम इसको दूसरे नेम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं अर्ग। ये है आपका सीजीएस सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये एमकेएस सिस्टम में न्यूटन मीटर जूल, या फिर आप यहां पे सीजीएस सिस्टम में डाइन इंटू सेंटीमीटर और अर्ग इस नाम से जानते हैं। ये इसकी यूनिट है। अब यहां पे रिलेशन देखते हैं कि जूल एंड अर्ग में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। देखिए बच्चों, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ऐसा हम लिख सकते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन मीन्स 100 10 के पावर 5 डाइन, ये, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहां पे डाइन इंटू सेंटीमीटर ये देख रहे हो, इसकी जगह पे आप अर्ग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 7 अर्ग, ये बन गया 1 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग होता है। चलिए बच्चों देखते हैं 1 जूल वर्क क्या है। 1 जूल वर्क, देखिए बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करना। कितना? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करना। 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करना। कोई भी फोर्स 1 न्यूटन का, कोई 1 न्यूटन का फोर्स जो ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे, तो इस फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा उसको हम बोलेंगे 1 जूल। तो 1 जूल क्या हो गया? द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन the work done by 1 Newton to displace body 1 meter is called 1 जूल। यहां पे 1 जूल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दे बॉडी का, तो उस बॉडी पे जो वर्क होगा वो क्या होगा? 1 जूल होगा। एनर्जी, देखिए बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में जब एनर्जी होता है तो वो वर्क करता है। इसका एग्जांपल है, सपोज दैट ये मार्कर है, अभी ये अर्थ पे है, जब आप इसको अर्थ से किसी हाइट पे ले जाते हैं तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, और जैसे ही आप इसको रिलीज कर देते हैं तो ये फिर से वर्क कर जाता है। या आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो आप उस पर वर्क करते हैं, उस स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जैसे ही आप स्प्रिंग को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो फिर से अपने एक नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। या आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ देते हैं फिर से वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे वर्क करके पहुंच जाता है। या आप घड़ी के जो सेल होता है उस सेल में भी एक एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, वो एनर्जी धीरे 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 करके वर्क के फॉर्म में धीरे धीरे रिलीज हो जाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें एनर्जी है वो वर्क करता है। तो इसका ये मतलब हुआ द एबिलिटी और कैपेबिलिटी, द एबिलिटी टू डूइंग वर्क
इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की कैपेबिलिटी उसकी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो चलिए बच्चों देखते हैं एनर्जी को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो बेसिकली एनर्जी को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। एनर्जी को 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फार्मूला है k इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अभी हम इसे प्रूफ करेंगे। और इसका जो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, इसे भी हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी में जो मोशन कर रही है उसमें जो एनर्जी होती है उसे हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी क्या होती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम हाइट पे ले जाएं तो इसमें एक एनर्जी है, और जैसे छोड़ देंगे तो ये वर्क करने लग जाएगा। तो ये एक पोजीशन है इसका, और इसमें एक एनर्जी है। तो इस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब चलिए देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, किसी बॉडी की मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा है जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस होगा। ठीक है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा और फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है। पहले ये रेस्ट में था, जैसे ही फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। इसका मोशन u, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी v हो गया। अब यहां पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2as, देन v स्क्वायर हाफ ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू as, ये मिल गया हमें। ठीक है बच्चों, ये जो फोर्स है, फोर्स की वजह से F इज इक्वल टू m इंटू a, यहां पे एक एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी v है। वेलोसिटी इसका इंक्रीज कर रहा है, 0 से इसकी वेलोसिटी आ रही है कोई, तो एक में एक्सेलरेशन जनरेट होगा और ये फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू a। अब यहां पे देखिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। फोर्स क्या है F, डिस्प्लेसमेंट क्या है S, एंड F इज इक्वल टू m इंटू a इंटू s। यहां पे देखिए बच्चों a इंटू s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ m v स्क्वायर w इज इक्वल। देखिए बच्चों, ये जो वर्क डन है जिसके वजह से यहां पे एक हाफ ऑफ m v स्क्वायर इक्वेशन मिला है, कि ये वर्क डन इसमें काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा।
किसी भी बॉडी पे अगर आप वर्क करते हैं तो वही वर्क उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के की इक्वल होगा, तो के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये मिल गया हमें काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ बॉडी is called potential energy। देखिए बच्चों, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इस पे एक वर्क करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी F इज इक्वल टू m इंटू जी, जिसे हम वेट भी बोलते हैं। अब इस फोर्स की इक्वल पे अगर आप इसकी फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट किसी हाइट तक जा सकता है। तो यहां पे एक फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू एम जी, तो ये ऑब्जेक्ट सपोज दैट h हाइट पे पहुंच गया यहां पे। अब इस पोजीशन पे इसमें कितनी एनर्जी है इसको फाइंड करने के लिए वर्क डन हमने कितना वर्क किया इस पे, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है F एंड डिस्प्लेसमेंट h, और F इज इक्वल टू क्या है mgh। F इज इक्वल टू mg और ये h, तो ये मिल गया mgh। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। देखिए बच्चों, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, इसी को हम टोटल एनर्जी भी बोलते हैं, इज इक्वल टू के प्लस पीई। किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है। तो ये हमें इक्वेशन मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। अब बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये कुछ इस टाइप से है। सपोज दैट हम ये कर रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी ये है 5 और ये है 5, तो इक्वल हुआ कितना 10। ये हो गया 4, ये आपका 6 इज इक्वल टू 10। ये आपका 3, ये आपका हो गया 7 इज इक्वल टू 10। ये है आपका 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। फिर नेक्स्ट ये आपका 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 एंड 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम 10, हर जगह पे हमें 10 मिल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी यहां पे कंटिन्यू बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यू बढ़ रही है। तो किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही हो, लेकिन दोनों का सम जब भी करें हमें क्या मिले, कांस्टेंट मिले, फिक्स मिले, तो हम ये बोलेंगे कि ये कंजर्व है।
ये क्या है, कंजर्व है, एनर्जी कहीं जा नहीं रही है, काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कंजर्वेशन करते हैं। अभी हम इसको प्रूफ करते हैं। ड्यू टू अ बॉडी विच इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉडी है जो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है। ये एक बॉडी है, इसका मास m है और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। ये यहां पे हम थ्रो किए हैं तो इसकी हाइट क्या हो गई, h। ये h हाइट पे जाकर के पहुंच गया। ठीक है बच्चों, अब ये यहां से बैक आएगा वापस, तो सपोज करो ये इसका एक पोजीशन है, इसका नेम है ए, बी एंड सी। ए पोजीशन, बी पोजीशन एंड सी पोजीशन। यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आप कर सकते हैं 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। तभी तो ये बैक आएगा, जब इसकी वेलोसिटी कम होगी तभी तो वापस आएगा। ठीक है, तो हम इस पोजीशन पे अगर इसकी मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करें तो यहां पे एट ए, पोजीशन एट ए की बात हम करें तो मैकेनिकल एनर्जी और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर, यहां पे वेलोसिटी क्या है 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी p इज इक्वल टू mg। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, mgh, ये मिल गया। ठीक है, अब हम ये लेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट जब यहां से चलेगा तो इसकी ये कोई हाइट x है, x डिस्टेंस कवर करेगा। अब यहां पे इसकी स्पीड क्या होगी, यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है और ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g, यहां पे ये क्या है x। v स्क्वायर ये फाइनल वेलोसिटी यहां की, v स्क्वायर इनिशियल 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 2gx, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, ये मिल गया हमें। अब यहां पे एट b की बात करें तो b पे क्या होगा, यहां पे ये हाइट क्या है, ये, क्योंकि इसका पोजीशन अब अर्थ सरफेस से ये है, तो टोटल हाइट h माइनस x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये इसकी हाइट हो गई। अब इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, यहां पे वेलोसिटी v स्क्वायर की वैल्यू दिया है 2g x, ये होगा, या फिर आप इसको पहले v स्क्वायर रख लें प्लस mg h, यहां पे हाइट क्या है h माइनस x, ये हो गया हाफ ऑफ m v स्क्वायर की वैल्यू है 2gx प्लस mgh माइनस mgx। देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल, mgx ये और ये कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिला, mgh। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इस पोजीशन की, एट सी पोजीशन पे। देखिए बच्चों यहां पे हाइट क्या है, 0 है, क्योंकि ये वर्क सरफेस पे आ गया है, h इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आप मैकेनिकल एनर्जी m इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर, यहां की वेलोसिटी हमें चाहिए। अगर हम इस वेलोसिटी और इस फाइनल वेलोसिटी में इक्वेशन बनाए थर्ड इक्वेशन से, तो हमें यहाँ की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, v स्क्वायर, या आप यहाँ पे v1 स्क्वायर ले लो, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर प्लस 2g, टोटल हाइट है h, तो ये मिल गया आपको v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। चलिए यहाँ पे हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर होगा, ये होगा v1 स्क्वायर प्लस mg, ये पोटेंशियल एनर्जी, हाइट 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब बचा आपका v1 स्क्वायर, और v1 स्क्वायर की वैल्यू हम 2gh फाइंड किए हैं, तो यहाँ पे रख लेंगे हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिल गया mgh। देखिए बच्चों यहां पे भी mgh, यहां पे भी mgh और यहां पे भी mgh, हर जगह पे A पोजीशन, B पोजीशन, C पोजीशन, तीनों पोजीशन पे mgh मिल रहा है। इसका मतलब कि इसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, एक कंजर्व है, हर जगह फिक्स्ड है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हर जगह क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इसका मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व। बच्चों देखते हैं पावर क्या है। पावर
देखिए बच्चों यहां पे ये 3 स्टूडेंट्स हैं, इसका नाम है ए, बी और सी। ये 3 स्टूडेंट हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है बच्चों, और इन तीनों को यहां पे एक सीढ़ी बनी हुई है, स्टेयर बना हुआ है, और इसी पे इनको चढ़ना है। ठीक है, ये जो है 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में यहां पहुंच जाता है, और ये जो है 15 सेकेंड में यहां पहुंचता है, और ये जो है सी वाला स्टूडेंट 20 सेकेंड में यहां पहुंच जाता है। ठीक है, तीनों इक्वल वर्क कर रहे हैं, ये भी ये भी ये भी, ये तीनों इक्वल यहां से यहां तक जाने में इक्वल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये 10 सेकेंड में ही कर ले रहा है, ये 15 सेकेंड में कर रहा है, ये 20 सेकेंड में कर रहा है। तो सबसे कम टाइम में ये कर रहा है ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। तो इसके जो वर्क करने का रेट है, टाइम रेट है, वो सबसे कम है, कम टाइम में ज्यादा वर्क कर रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कम टाइम में सेम वर्क कर रहा है। इन तीनों के लिए तो सेम वर्क है, लेकिन टाइमिंग क्या है, सबका डिफरेंट है। सो द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। कितने टाइम में वो कितना वर्क कर लेता है, ये उसका पावर होता है। ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ doing work is called power। तो यहां पे ये बन गया आपका पावर P इज इक्वल टू W बाई टी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। देखिए बच्चों, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक फार्मूला आपका ये भी बन गया, और एक फार्मूला ये बन गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं पावर P इज इक्वल टू F इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स कितना लगाया है और इसकी वेलोसिटी क्या है, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो आपका पावर हो जाएगा। एंड P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू M इंटू A होता है। तो ये मिल गया M A इंटू V, मास, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। इन तीनों का प्रोडक्ट मास, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ये क्या होता है, पावर होता है। पावर की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ पावर, तो हम ये देख रहे हैं P इज इक्वल टू W बाई टी। W क्या है, वर्क, एंड वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, एंड T मींस टाइम, टाइम मतलब सेकेंड। इसी को हम वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। अब 1 वाट पावर क्या होगा, इसको डिफाइन करते हैं। 1 वाट क्या है, 1 वाट इज द पावर, 1 वाट is the power of machine doing work 1 joule in 1 second। एक सेकंड में कोई मशीन 1 जूल वर्क अगर कर लेता है तो उस मशीन का जो पावर है उसे हम बोलेंगे 1 वाट। एक मशीन है ये, या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में कर लेता है। कितना, 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क अगर ये मशीन कर पाता है तो हम बोलेंगे इस मशीन का जो पावर है वो क्या है, 1 वाट है।
ठीक है बच्चों, तो हम ये लिखेंगे 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? देखिए बच्चों, पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये हमने पढ़ लिया है। वर्क इज इक्वल टू P इंटू टी, ये हमें मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे वर्क ही क्या है? एनर्जी है। वर्क ही क्या है? एनर्जी है। पावर P किलोवाट में एंड टाइम इन हावर में। टाइम टी को अगर हम हावर में लें एंड पावर को किलोवाट में, तो हमारा ये जो एनर्जी होगा, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? 1 यूनिट। समझेंगे? ये एक मशीन है, ये 1 हावर में 1 किलोवाट वर्क करता है, या 1 किलोवाट पावर की एक मशीन है, 1 हावर ये वर्क कर रहा है। ठीक है, 1 किलोवाट की मशीन 1 हावर वर्क कर रहा है। तो ये जितना एनर्जी रिलीज करेगा, जितना एनर्जी खर्च करेगा, उस एनर्जी को हम बोलेंगे क्या? यूनिट। तो यूनिट क्या है? यूनिट एनर्जी ही है। 1 यूनिट कितनी एनर्जी है? 1 हावर में, 1 घंटे में 1 किलोवाट की कोई भी मशीन या कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी रिलीज करता है, कितनी एनर्जी व्यय करता है, कितना खर्च करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? यूनिट। यूनिट इज इक्वल टू एनर्जी। देखिए, सपोज दैट ये एग्जांपल, एक क्वेश्चन है आपका कि एक मशीन है जो 100 वाट की है। कितना है? 100 वाट की। और ये जो है 1 हावर 2 दिन के लिए, 2 डेज के लिए ये 1 हावर वर्क कर रहा है। 1 हावर एक दिन और दूसरे दिन भी 1 हावर ये वर्क कर रहा है। कितने वाट की मशीन है? 100 वाट की। अब आपसे फाइंड करना है कि कितनी यूनिट ये खर्च किया है। तो यहां पे यूनिट इज इक्वल टू पावर इन किलोवाट। सबसे पहले आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए आप यहां पे 100 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई 1000 का डिवाइड कर लो। तो ये 1000 का जो मल्टीप्लाई आपने किया है, इस वर्ड के, इस 1000 के जगह पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप, जिसको बोलते हैं किलो। और ये आपका 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये मिला 1/10 किलोवाट। ये पावर मिल गया। और टाइम आपका हावर में दिया है, हावर में नहीं होता तो हम उसको भी हावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और डेज भी दिया है। तो यहां पे हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/10 इंटू हावर कितना है? 1। और कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए, क्योंकि हम 1 दिन का यूनिट फाइंड कर रहे हैं, तो 2 दिन की यूनिट हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 5 जा 10, 1/5। इतनी यूनिट जो है, इतनी यूनिट आप जो है इस मशीन में फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट। थैंक यू बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।